तो मंडे नाइट रॉ में आज जे ऊसो अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार चुके हैं अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर एंड द क्रेडिट गोज टू द ब्लड लाइन। भाई बहुत कुछ हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, पूरा रिव्यू करेंगे शो शुरू से एंड तक। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मंडे नाइट रॉ में आज काफी सारी चीजें हुई और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि 2 घंटे की रॉ देख के भी आज अच्छे से थोड़ा शो स्क्रिप्ट हुआ था। ऐसा नहीं लग रहा था कि फटाफट भगाया जा रहा है चीजों को। और WWE को आदत हो रही है धीरे धीरे कि मंडे नाइट रॉ को भी वो 2 घंटे की प्रोग्रामिंग बना सकें। तो इस शो में सबसे पहले हम कुछ भी और बात करें तो समैंथा अर्विन, भाई जिनको सारे लोग पसंद करते हैं, जिनके लिए लोग पागल हो रहे थे इस अनाउंसर के लिए, जो कि एक WWE में इतनी फ्रेश तरीके की अनाउंसमेंट लेके आई थी, वो WWE छोड़ के जा चुकी हैं। और ये एक बॉम्बशेल है, एक ड्रॉप है, एक शॉकर है जो कि हमें आज जानने को मिला। और उनको रिप्लेस करने के लिए WWE लेके आए हैं वापस एक और लेजेंडरी आइकॉनिक अनाउंसर जो कि हमने अपने बचपन के टाइम में बहुत सुनी है। वो है लिलियन गार्सिया, जिन्होंने आज काफी सारा फंबल किया, काफी सारी गलतियां करी, बट ऑब्वियसली वो उनके साथ अट्यून नहीं है, या फिर हम कहें कि उनको आदत नहीं है उस चीज की अब करने की। इस वजह से उनको आज थोड़ा ऐसा लगा कि प्रॉब्लम हो रही थी कुछ जगहों पे। लेकिन समैंथा चली गई है, मेरे लिए पर्सनली बहुत ही बड़ा एक शौक है। लेकिन ये शो स्टार्ट होता है, सेथ रॉलिंस अटैक कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को जब वो अरीना में आ रहे थे। और भाई क्या बवाल इन्होंने कर दिया आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। ये तो रुके ही नहीं भाई, एक दूसरे की जान लेने के लिए आए हुए थे। सुनामी मिस हुई थ्रू दी अनाउंसर्स टेबल। रिंग में लड़ रहे हैं, एडम पियर्स सिक्योरिटी लाई जा रहे हैं, ये लड़ी जा रहे हैं, सिक्योरिटी लाई जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं। और ये ब्रॉल जो है वो एंडलेस ब्रॉल थी। और इनको जब फाइनली रोका गया शो के स्टार्ट में और ये शो आगे बढ़ने वाला था, और बैकस्टेज जब एडम पियर्स के पास हम जाते हैं तो एक बार वो ब्रॉन्सन के सामने इंटरव्यू ले रहे थे, वहां सेथ रॉलिंस उन्हें अटैक कर देते हैं। और फिर जब सेथ की इंटरव्यू ले रहे थे तो ब्रॉन्सन उन्हें वहां पे अटैक कर देते हैं। तो एडम पियर्स परेशान हो चुके थे यार पूरे तरीके से शो में, और बहुत ही ज्यादा मस्त था, क्राउड बहुत एंटरटेनिंग था। और फिलाडेल्फिया के अंदर मंडे नाइट रॉ हो रही थी, तो ऑब्वियसली ये ब्रॉल टाइप सीन बनाने के लिए वो परफेक्ट सिटी थी। और यहाँ पे एडम पियर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें वो नहीं देना चाहता था जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और क्राउन जूल के अंदर उन्होंने सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का जो मैच है उसे अब ऑफिशियल कर दिया है। तो जिस तरीके से WWE पहुंची है सोल्यूशन तक, वो बहुत बढ़िया मुझे लगा देख के कि भाई अब ये एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही तो इनको चाहिए। और अगर तुम नहीं करोगे तो ये पूरे शो में ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहेंगे। तो बहुत अच्छा ब्रॉल वाला सीन बनाया गया पूरा, और ये मैच ऑफिशियल कर दिया गया है फॉर क्राउन जूल। इसके बाद टैग टीम टाइटल्स का टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है मंडे नाइट रॉ पे भी, और उसके पहला मैच जो हमें देखने को मिला वो था न्यू डे अगेंस्ट द फाइनल टेस्टामेंट। ऑब्वियसली ये फ्यूड काफी टाइम से चल रही है, और देखने को मिला कि कैसे रिंग साइड पे R-Truth मिज को अटैक कर देते हैं, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। और कोफी किंगस्टन यहाँ पे आई थिंक एकम या रेजार में से किसी एक को रोल अप करते हैं और इस मैच को न्यू डे के लिए जीत जाते हैं। मजे की बात ये थी कि जब मैच के बाद R-Truth सेलिब्रेट करते हैं और फाइनल टेस्टामेंट उनको अटैक करती है, तो जेवियर वुड्स यहाँ पे कोफी किंगस्टन को जाने नहीं देते बचाने के लिए। और कोफी को इस पॉइंट पे बहुत बुरा लग रहा था कि जिस बंदे ने हमें इस मैच को जीतने में हेल्प करी, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन आज R-Truth बच गए भाई, बिकॉज उनकी किस्मत अच्छी थी और वापस आ चुके हैं YH6। अभी हमने वीडियो में बात करी थी कुछ दिन पहले कि भाई इनकी बुकिंग को ठीक करो, और ट्रिपल एच को याद आ गया कि भाई ठीक है, इनके एंट्रेंस में इनको नहीं दूंगा, लाइट ऑफ करके जलाऊंगा तो सीधा तुम रिंग में पहुंच जाना, लेकिन एटलीस्ट मंडे नाइट रॉ में दिखे तो सही। और ये आके फाइनल टेस्टामेंट को अटैक करते हैं, और अंकल हाउडी फाइनली यहाँ पे मिस को मारने वाले थे तो वहां पे पॉल एलरिंग बचा लेते हैं मिस को, लेकिन उनको लग जाता है उसकी जगह मैंडिबल क्लॉ। तो मिस तो कब तक ही बचेंगे अब यहाँ पे बोर्ड एलिस अंकल हाउडी से। लेकिन ये जो रिटर्न था वो काफी प्रोमिनेंट था, काफी बड़ा था, काफी मस्त था। और अब फाइनल टेस्टामेंट के साथ जबकि YH6 की एक नॉनसेंस फ्यूड स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि जब फाइनल टेस्टामेंट से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो फिर हमें YH6 से क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज फाइनल टेस्टामेंट तो कुछ जीतती वैसे भी नहीं है। लेकिन इस पूरी चीज में मैं इस बात से खुश हूं कि दे आर फाइनली बैक ऑन टीवी। इसके बाद बात करते हैं तो डैमेज कंट्रोल का मैच होता है लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज के साथ। ये एक बैकस्टेज सेगमेंट में हुई बहस के बाद मैच बनाया जाता है, और यहाँ पे लैश लेजेंड्स और जकारा जैक्सन जो है
वो थी यहाँ पे रिंग साइड और उन्होंने यहाँ पे एक बार फिर से डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करी। इयो स्काई को अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से इस मैच में कोई यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकला और मैच के बाद यहाँ पे लिव मॉर्गन और रकेल अटैक अपना कंटिन्यू करते हैं। लेजेंड और जैक्सन भी वहां पे थी लेकिन रिया रिप्ली आ जाती हैं और रिया रिप्ली अपना अटैक स्टार्ट करती हैं और उन्होंने अपना हेडबट मारा आके रकेल को और उनको कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने नो सेल कर दिया उस हेडबट को। लेकिन फाइनली रिया रिप्ली को अपर हैंड मिलना स्टार्ट होता है और जैसे ही वो लिव मॉर्गन को रिप टाइड लगाने वाली थी आ जाते हैं वहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो बचा लेते हैं लेकिन रिया रिप्ली उन पे अटैक फिर स्टार्ट कर देती हैं। फिर उसके बाद लिव और रकेल मिलकर डोमिनिक को भी सेव कर लेते हैं और जबकि रिया रिप्ली हंस रही थी और खुश थी, यहाँ पे एग्जैक्टली वो डैमेज नहीं कर पाई उतना जितना वो करना चाह रही होंगी ऑन लिव मॉर्गन। और क्लियरली डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है कि ये क्राउन जूल वाला एक बस ऐसी मैच आ गया बीच में, इसको एक बार हम खत्म कर दें उसके बाद तो भाई ऑब्वियसली फिर हमको वापस ही जाना है रिया रिप्ली वाली फ्यूड पे, तो इसको वो थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड चलाए जा रहे हैं। लिलियन गार्सिया ने एक बॉच किया था आज अपनी अनाउंसमेंट में, जब ये मैच स्टार्ट हुआ था वो कहती हैं कि अकंपनी कर रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, लिव और रकेल को, जबकि डोमिनिक वहां पे कहीं थे भी नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग और बढ़िया बात ये थी कि वेड बैरेट जो गलतियां हो रही थी ना इधर उधर आज अनाउंसमेंट में उसको एक्नॉलेज कर रहे थे कमेंट्री पे, तो वो उतना बुरा भी नहीं लग रहा था। इसके बाद बात करते हैं तो जजमेंट डे बैक स्टेज थी और लिव मॉर्गन कहते हैं कि अब वो चैंपियनशिप तो जीत ही जाएंगी क्राउन जूल में, लेकिन ये रिया रिप्ली वाली प्रॉब्लम उनको सॉल्व करनी है। और फिन बैलर वहां थे और वो कहते हैं कि देख भाई टैग टीम टाइटल्स की तो तुम बात ही छोड़ दो, मैं और जेडी मैकडोनाल्ड दुनिया में किसी भी टैग टीम के लिए जो है वो बढ़िया है, हम उनको संभाल लेंगे। लेकिन ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि डेमियन प्रीस्ट को फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका क्यों मिलेगा, भाई वो वहां पे कैसे पहुंच गया दोबारा से। फाइनली फिन बैलर को ये बात रियलाइज तो हुई, लेकिन डोमिनिक यहाँ पे बोलते हैं कि भाई क्यों ना डेमियन प्रीस्ट के टाइटल जीतने से पहले मैं ही गुंथर को हरा दूं चैंपियनशिप के लिए, और सबकी हंसी यहाँ पे छूट जाती है। स्पेशली कार्लिटो इतना हंसते हैं और रकेल उनसे पूछती है कार्लिटो आखिर एग्जैक्टली तू काम क्या करता है जजमेंट डे के अंदर। वो कहते हैं आई एम हियर फॉर द कूल फैक्टर, चीजों को कूल बनाने के लिए, लेकिन उनको पता था कि आंसर इतना गुड इनफ नहीं है, तो वो कहते हैं मैं जाके एडम पियर्स से बात करता हूं, मैं मैच बनाऊंगा भाई, मैं हेल्प करूंगा यहाँ पे डोमिनिक की। तो बैकस्टेज चले जाते हैं एडम पियर्स से बात करने के लिए और कहते हैं कि डोमिनिक को मौका मिलना चाहिए टू फाइट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। और यहाँ पे एडम पियर्स भी हंसते हैं, भाई तू मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन वो कहते हैं चल ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूं, अगर नेक्स्ट वीक एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को हरा पाता है डोमिनिक मंडे नाइट ड्रॉ में तो ठीक है भाई, उसको हम मौका दे देंगे और फिर वो लड़ सकता है गुंथर से फॉर द टाइटल। और ऑब्वियसली वो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रीस्ट होने वाले हैं जिस हिसाब से स्टोरी थी, और कार्लिटो को लग रहा है उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, पर जब पता लगेगा डोमिनिक को एक बार फिर से डेमियन प्रीस्ट से लड़ना पड़ रहा है तब वो इतना कूल नहीं रहेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट थी। इसके बाद रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली का मैच होता है अमेरिकन मेड यानी कि क्रीड ब्रदर्स के साथ, और ये भी एक टैग टीम टूर्नामेंट का पार्ट था और ये मैच बहुत अच्छा हमें देखने को मिला रेसलिंग वाइज। आज मैं कहूंगा विमेंस का जो टैग टीम मैच हुआ मॉर्गन वाला डैमेज कंट्रोल के साथ, और ये मैच इन्होंने काफी अच्छा कमाल किया भाई। और रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली की जो केमिस्ट्री बैठ रही थी आज इस मैच के अंदर, मुझे बहुत मजा आया देख के। और क्रीड ब्रदर्स हमेशा एक ऐसा एलिमेंट लेके आते हैं टैग टीम रेसलिंग के अंदर जो यूजुअली हर एक टैग टीम नहीं दे पाती, तो वो थोड़ा यूनिक फैक्टर भी आ गया। लेकिन चैड गेबल इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, वो इतना काम नहीं आया। आईवी इनलाइन और जेलिना वेगा लड़ पड़ते हैं रिंग साइड पे, लेकिन रे मिस्टीरियो अपनी 619 लगाते हैं, ड्रैगन ली स्प्लैश लगाते हैं और इन्होंने इस मैच को जीत भी लिया है। और अमेरिकन मेड को आज यहाँ पे एक लॉस मिला। इसके बाद बात करते हैं तो बैकस्टेज होते हैं गुंथर जो कि कोडी रोड्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं फॉर स्मैकडाउन्स इनविटेशन इन ब्रुकलिन। और यहाँ पे वो बात करते हैं कैसे कोडी रोड्स भाई हमेशा से अपने किसी क्लोज बंदे को ना हर चीज में बीच में घुसा रहता है। क्यों? उसने अपनी बेटी का नाम लिया, उसकी बेटी का कोई लेना देना नहीं है इस पूरी चीज से, और वो जानबूझ के सिंपैथी गेन करना चाहता है, इसलिए सब बातें करता है। लेकिन तब भी मैं जाऊंगा स्मैकडाउन में और उसके सामने आऊंगा और उसके बाद जो है मैं कोडी रोड्स को हरा भी दूंगा, बिकॉज कोडी रोड्स के पास जो टाइटल है वो तो बहुत टाइम से एस्टैब्लिश था। कोडी को जीतने से पहले भी इतनी बार उसकी एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है, लेकिन जो मेरे पास टाइटल है वो मुझे 1 ऑफ 1 बनाता है और इसी वजह से मैं कोडी रोड्स से वे मोर स्पेशल हूं। तो डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे आ जाते हैं और वो गुंथर को कन्फ्रंट करते हैं कि किस तरीके से अब जजमेंट डे का किस्सा उनके साथ खत्म हो चुका है, तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप दोबारा जीतना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं गुंथर को ये मौका मुझे ऐसे ही नहीं चाहिए हैंडेड आउट, मैं इस मौके को अर्न करना चाहता हूं। और वो कहते हैं तू जा कोडी रोड से लड़ क्राउन जूल में और जो तुझे करना है कर, लेकिन जब तू वापस आएगा तो भाई तेरे को एक डेमियन प्रीस्ट नाम की प्रॉब्लम दिखेगी और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी और मैं तेरे से तेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप भी ले लूंगा। और गुंथर यहाँ पे हंसते हैं और उनका रिएक्शन भाई इतना क्लासिक होता है ना हील वाला। वो कहते हैं
हैं कि भाई ठीक है, इट्स गुड फॉर यू। अगर तेरे को ऐसा लगता है कि भाई तेरे को आके मौका मिल जाएगा और मैं चैंपियनशिप हार जाऊंगा तो बहुत ही बढ़िया है। और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं हाँ भाई इट विल बी गुड फॉर मी। तो गुंथर का ये जो कॉकीनेस है ना भाई, मस्त है एज अ हील और बहुत अच्छी है सेगमेंट, जबकि छोटी सी थी, इसकी वैल्यू काफी थी। और फाइनली शो का मेन इवेंट फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। और इस मैच ने भी एक बार फिर से 4 चांद लगा दिए। और सोलो सिकोआ यहाँ पे जैसे ही दिखे मुझे भाई, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस चल रही है और मैं खुश हो रहा हूं अब सोलो सिकोआ से। 2 टिकट लेके आ जाते हैं वो जेकब फाटू के साथ और कहते हैं यीट, मैं तो तेरी हेल्प करने के लिए आया हूं जे यहाँ पे, ताकि तू टाइटल रिटेन कर सके। ऑब्वियसली जे को पता था ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ पे रिंग साइड पे टामा टोंगा और टोंगा लोआ थे, उन्होंने अपनी टिकट नहीं दिखाई, शायद वो ऐसे ही घुस गए थे। लेकिन जे ऊसो उन दोनों को सुपर किक मारते हैं तो सोलो को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है कि तू कर क्या रहा है भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। और ब्रॉन ब्रेकर दूसरी तरफ से भागते हुए आते हैं स्पीयर के लिए और जे ऊसो साइड हो जाते हैं तो सोलो सिकोआ को स्पीयर लग जाता है। ऑब्वियसली ये चीज देख के जेकब फाटू पागल हो जाते हैं और वो आते हैं बाहर और ये ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ उनका जो स्टेयर डाउन देखने को मिला है बहुत ही कमाल का था। तो ये मैच कंटिन्यू होता है और जे ऊसो को मोमेंटम वापस मिलता है, वो स्पीयर भी लगाते हैं, स्प्लैश भी लगाते हैं, बट ब्रॉन ब्रेकर ने किक आउट कर दिया। तो बहुत ही क्लोज किक आउट था और जे को भी यकीन नहीं हो रहा था ये कैसे हो गया। लेकिन फाइनली जब जे के पास थोड़ा मोमेंटम था, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उनको स्पीयर मारने का मन कर रहा था सोलो को एट रिंग साइड, लेकिन उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देते हैं, बीच में सुपर किक लगा देते हैं जेकब फाटू जे को और उसके बाद एक समोवन ड्रॉप अनाउंसर्स टेबल पे। और ये इनफ था टू कॉस्ट जे ऊसो इस टाइटल, बिकॉज इसके बाद रिंग में फेंका जाता है जे ऊसो को और ये सुपर स्पीयर लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और 1 2 3 इन द मिडल ऑफ द रिंग पिन कर चुके हैं जे ऊसो को टू बिकम द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो अब ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर का जो लॉस था सिर्फ जे ऊसो की इस ब्लड लाइन स्टोरी लाइन के लिए करा गया था और मैं 100% उस चीज से अब सहमत हूं कि भाई जो WWE ने करा वो बहुत कमाल का था। सोलो सिको और जेकब फाटू और ब्लड लाइन ने जे को कॉस्ट कर दिया उनका टाइटल, जो उनको एक काफी अच्छा और सीरियस रीजन देता है कि क्यों उन्हें रोमन रेंस और जिमी ऊसो के साथ अब फाइनली रीयूनाइट हो जाना चाहिए। ये था आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें और मंडे नाइट रॉ के पूरे शो पे अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।